ये कहानी है कर्म ही पूजा है और ये बात उस समय की है, 1948 के आसपास की है। और उस टाइम में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हुआ यूँ कि बंदेलाल नाम का एक कर्मचारी जो राष्ट्रपति भवन की मर्यादा को समझता तो ज़रूर था, पर अपने आलसीपन व लापरवाही की हद को पार किया जा रहा था। शीघ्र ही उसकी शिकायत राजेंद्र बाबू के पास तक पहुंच गई। एक दिन राजेंद्र बाबू जाड़े के दिनों में जब धूप का आनंद ले रहे थे तो एक कर्मचारी ने जाकर उनसे कहा कि आप बंदेलाल को नौकरी से निकाल दें। शिकायतकर्ता की बात गौर से सुनकर राष्ट्रपति ने कहा, ठीक है, कल सुबह उसे बर्खास्त कर देंगे। दूसरे दिन राजेंद्र प्रसाद जब सुबह उठे तो अपने हाथ में तौलिया और साबुनदानी लेकर उक्त कर्मचारी के कमरे में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने बंदेलाल को आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनते ही सभी कर्मचारी हक्का बक्का हो गए कि आज राष्ट्रपति यहाँ कैसे आ गए। तब तक राष्ट्रपति हॉल में प्रवेश कर बंदेलाल के बेड के पास पहुंच चुके थे। उनके हाथ में तौलिया और साबुनदानी देखकर बंदेलाल काफ़ी लज्जित हो गया। महामहिम ने विनोदी स्वर में उससे कहा, उठो बंदेलाल जी, स्नान कर लो। इतना सुनते ही बंदेलाल महामहिम के चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। तब राष्ट्रपति ने कहा, इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है? कल तुम्हारी लापरवाही की शिकायत आई थी और सभी तुम्हें नौकरी से निकाल देने की बात कर रहे थे, परंतु हम तुम्हारी तनख्वाह में 10 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि करते हैं, क्योंकि उस समय में 10 रुपये का भी वैल्यू बहुत ज़्यादा था। और चलो नहा धो लो। इस पर बंदेलाल बहुत शर्म महसूस करते हुए गिड़गिड़ा कर बोला, हुजूर, आप हमें माफ़ कर दीजिए और हमारी तनख्वाह में भी वृद्धि ना करें। उदार मना राजेंद्र बाबू ने उसे क्षमा कर दिया। तब से कर्मचारियों की कोई भी शिकायत उनके पास फिर न पहुंची और बंदेलाल तो उनकी सेवा में इस तरह से जुट गया जैसे कर्म ही पूजा है। तो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, जो भी लोग ये कहानी देख रहे हैं तो वो आप अपने आप कर्म पे अडिग रहें और कर्म को कभी भी बेईमानी से नहीं करें और जो भी आपको कर्म मिलता है उसको अच्छी से अच्छी तरह करें। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम एक और कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है भरोसा हुआ सच। एक बार एक विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा परीक्षाफल घोषित किया जा रहा था। परीक्षाफल की घोषणा के बाद एक बालक ने प्रधानाचार्य से कहा, सर, मेरी परीक्षा की कॉपियाँ जांचने में कोई ज़रूर चूक हुई है, मैं अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता। बालक की इस बात सुनकर प्रधानाचार्य को क्रोध आ गया। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? परीक्षा में तुम अनुत्तीर्ण हो गए हो। प्रधानाचार्य की डांट सुनने के बाद भी वह बालक यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है। तभी स्कूल का चपरासी दौड़ता हुआ आया, वहाँ पहुँचा और प्रधानाचार्य से बोला, सर, गजब हो गया, आपने छात्रों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की जो सूची सुनाई है वह गलत है, सही सूची तो यह है। कहते हुए चपरासी ने वह सूची प्रधानाचार्य को पकड़ा दी। इस बीच वह लड़का जो बार बार अपने अनुत्तीर्ण न होने की बात कर रहा था, सभी विद्यार्थियों के हास्य का पात्र बन चुका था। उसके एक सहपाठी ने उससे कहा, बड़ा आया पढ़ने वाला, अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरा बोला, हम सब तो पढ़ते नहीं थे फिर भी पास हो गए। सभी हंसने लगे। प्रधानाचार्य ने सभी विद्यार्थियों को पुनः मैदान में बुलवाया और बोले,
हमें अफसोस है कि पहले गलत सूची से परीक्षा फल सुना दिया गया था। इस सही सूची में पहला स्थान उसी लड़के का है जो बार बार कह रहा था कि मैं अनुत्तीर्ण नहीं हूँ। फिर प्रधानाचार्य ने उस बालक को मंच पर बुलाकर पुरस्कृत किया और कहा, आगे चलकर तुम अवश्य ही बहुत उन्नति करोगे। वह बालक आगे चलकर देश का प्रथम राष्ट्रपति बना। उस बालक का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सार यह है कि पूर्ण आत्मविश्वास से कोई भी कार्य करने पर 100% सफलता प्राप्त होती है। अतः हमें कोई भी अच्छा कार्य करते समय स्वयं में आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। कहा भी गया है कि जहां आत्मविश्वास है वही जीत है। एक दूसरा कहानी है जो कि चीन में एक समय ऐसा भी था जब उसके कुछ शहरों में विदेशी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी थी। यदि भूलवश कोई विदेशी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी थी, यदि भूलवश कोई विदेशी उन शहरों में चला जाता तो चीनी मरने मारने पर आमाद हो जाते थे, यानी उससे मारने के लिए तैयार हो जाते थे। प्रायः दूसरे देशों से आने वाले लोग इस नियम को याद रखते थे और उन शहरों में नहीं जाते थे। आखिर अपनी जान तो सभी को प्यारी होती है। एक बार स्वामी विवेकानंद चीन की यात्रा पर गए। वे कई शहरों में भ्रमण करते रहे। फिर उनकी इच्छा ऐसा शहर देखने की हुई जहां विदेशियों का प्रवेश वर्जित था। 2 जर्मन यात्री भी वहां जाना चाहते थे, किंतु उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। स्वामी जी ने उन दोनों का साहस जगाया और एक दुभाषी को बुझाकर अपने साथ लेकर उस शहर की ओर चल पड़े। दुभाषियों का अर्थ होता है जो ऐसा व्यक्ति जो स्वामी विवेकानंद की बात सुने और चीन के व्यक्ति को समझाए, और चीन का व्यक्ति जो बोलेगा वो सुन के विवेकानंद को बताएंगे, यानी अंग्रेजी में कहें तो ट्रांसलेटर को लेके वो चले। सारे रास्ते दुभाषी स्वामी जी को समझाता रहा, अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ, अन्यथा प्राणों से हाथ धो बैठोगे। किंतु स्वामी जी नहीं माने। आखिर वे उस शहर में पहुंच ही गए। जब चीनियों ने देखा तो वे हथियार लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें देखकर जर्मन यात्रियों और दुभाषी के गले सूख गए, किंतु स्वामी जी की निर्भयता और प्रेम पूर्वक भाव से चीनियों ने कहा, क्या आप अपने भाइयों से प्रेम नहीं करते? यही बात दुभाषियों ने दोहरा दी। चीनी यह सुनते ही स्वामी जी के पैरों में झुक गए और उस दिन से वह प्रतिबंध भी हट गया। सार यह है कि जब वसुदेव कुटुंब की भावना हम मनसा वाचा कर्मणा से जीने लगते हैं तो सारे भेद विरोध व विवाद समाप्त होकर एकता, सौहार्द व प्रेम की स्थापना होती है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, जो प्रेम में स्थिर हो जाता वह प्रेम की स्थापना होती है, उसके पास द्वेष नहीं रहता। तो ये कहानी मित्रों यहीं पर ख़त्म होता है। और जो भी लोग मेरे चैनल पर नए होंगे वो लोग कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। और जो लोग जहाँ से भी देख रहे होंगे, जिस देश से, जिस राज्य से, वो अपना कमेंट में ज़रूर नाम और उस जगह का नाम लिखें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।